गौरी और गोपाल अपने इकलौते बेटे को बड़े प्यार से पालते हैं और उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। इसके बावजूद कि उनकी उतनी ज्यादा कमाई नहीं है। गोपाल एक मोची है और बस स्टॉप के लोगों की टूटी चप्पल जोड़ता है और गौरी एक छोटी सी होटल की रसोई में काम करती है। उठ जा बेटा संतोष, स्कूल के लिए देरी हो रही है। स्कूल बस छूट गई तो पैदल जाना पड़ेगा, बता रही हूँ। हाँ माँ, उठ रहा हूँ। क्यों डरा रही हो? ऐसे कहते हुए संतोष उठकर तैयार होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल की बस में बैठने से लेकर बस उतारने तक सारे बच्चे टीवी पर आने वाले कार्टून शोज के बारे में ही बात करते हैं। तुमने कल के शो में देखा? आखिरकार बिल्ली ने चूहे को पकड़ ही लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। चूहा ही जानबूझकर बिल्ली को मिल गया है। आज पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। संतोष ऐसी बातें नहीं करता है क्योंकि उसके घर में एक ही छोटा सा टीवी है जिसमें सिर्फ दूरदर्शन आता है। संतोष किसी से कुछ कहता तो नहीं है क्योंकि उसने कभी भी स्मार्ट टीवी नहीं देखा था। लेकिन एक दिन उसे उसका दोस्त छुट्टी वाले दिन सभी को अपने घर पर बुलाता है। तब सबके साथ संतोष भी जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके सारे दोस्त हर रोज किस बारे में बात कर रहे हैं। वो देखकर संतोष हैरान हो जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता है, उसका मजाक ना बन जाए इस डर से। लेकिन संतोष घर पहुंचने के बाद स्मार्ट टीवी की जिद पकड़कर बैठ जाता है। माँ, मुझे स्मार्ट टीवी चाहिए। मेरे हर दोस्त के पास एक है और वो हर रोज मेरे साथ बैठकर उसमें आने वाले शोज की बातें करते हैं और मुझे अपने ही दोस्तों के सामने अनजान बनकर बैठना पड़ता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम एक स्मार्ट टीवी ले सके बेटा। मेरी तनख्वाह 5,000 है जो तुम्हारी स्कूल फीस में खत्म हो जाती है। पिताजी का तो पता ही है तुम्हें, किसी दिन कमाई होती है तो किसी दिन नहीं होते हैं। वो बात सुनकर संतोष बिना कुछ कहे और बिना कुछ खाए जाकर सो जाता है। अभी अभी काम से लौटा हुआ गोपाल वो देखकर बहुत दुखी होता है और वो भी बिना कुछ खाए जाकर चुपचाप सो जाता है। गौरी उसके पीछे जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चे की बात सुनकर आप क्यों दुखी हो रहे हो जी? सुबह उठकर वो सब भूल जाएगा। आप थक कर आए हो, खाना खाकर सो जाओ। नहीं गौरी, जब तक मैं अपने बेटे के लिए एक स्मार्ट टीवी ना लेकर आऊं, तब तक मैं सुकून से नहीं सो सकता हूं। हमने कहा था कि उसे किसी चीज का कमी नहीं होने देंगे और उसकी खुशी अब एक स्मार्ट टीवी में है। ऐसे कहते हुए गोपाल सो जाता है और अगले दिन से दिन रात काम करता है। चप्पल सिल कर गोपाल के हाथ छिल जाते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं बंद करता है। ऐसे कुछ दिन काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठा करके गोपाल टीवी की दुकान में जाता है। मुझे एक स्मार्ट टीवी चाहिए अपने बेटे के लिए। आइए सर जी, ये देखिए, ये टीवी 1 लाख का है और ये 25,000 का है और बाकी के 40,000 और 20,000 वाले हैं। आपको कौन से वाली टीवी चाहिए? मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है। क्या आपके पास कोई 10,000 वाली टीवी नहीं है? नहीं सर जी, हमारे पास जो भी है यही है। 10,000 में वो क्वालिटी नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं बेचते हैं। तभी वहाँ पर गौरी आती है और अपनी तरफ से 10,000 देती है
और कहती है कि उसने अपने सोने के कंगन बेच दिए हैं। वो बात सुनकर टीवी की दुकान वालों को भी आंखों में आंसू भर लेता है और 20,000 वाली टीवी को 15,000 में ही दे देता है। दोनों टीवी लेकर घर पहुंचते हैं और संतोष के घर पहुंचने से पहले अपने घर में टीवी लगाकर रखते हैं। घर लौटने के बाद संतोष टीवी देखकर खुश होता है और सारी बात पता चलने के बाद दुखी भी होता है। माँ, पिताजी, मैं फिर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूँगा। अब जो कहोगे वही करूँगा। वो बात सुनकर गोपाल और गौरी भी काफी खुश होते हैं। वो गांव बहुत ही सुंदर और शांत है। ना कोई फैक्ट्री, ना ज्यादा वाहन। आवाज आती है तो सिर्फ नदी के किनारे गाती हुई चिड़ियों की। रुक्मिणी जब बहू बनकर रघुपति के घर आई थी, तब वो अपने साथ एक छोटी सी आम का पौधा भी लेकर आई थी। अब वो पौधा तो बड़ा होकर पेड़ बन गया है, लेकिन रघुपति अब जिंदा नहीं है। कुछ दिनों पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तब से रुक्मिणी और रघुपति की बहन कुमारी दोनों साथ में अकेले ही रहते हैं। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हो? इतना सुंदर गांव है, फिर भी लोग कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किलों से गुजारा कर पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब 2 दिन बाद हमारा राशन खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। आप इतनी चिंता मत करो भाभी। वैसे भी एक जगह पर बैठकर सोचने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो ऐसे गांव में टहल कर आते हैं। ऐसे कुमारी और रुक्मिणी गांव में घूमने के लिए निकलते हैं। तब कुमारी देखती है कि लोग गर्मियों के आम के बारे में बात कर रहे थे। वो देखकर कुमारी को उनके घर में लगे आम के पेड़ का ख्याल आता है। भाभी, हमारे पास तो एक आम का पेड़ है ना, उस पर ढेर सारे आम भी होते हैं। हम आज ही सारे आम तोड़ लेंगे तो। कच्चे आम पके हुए आम से अच्छा बिकते हैं। उन्हें काटकर एक एक टुकड़े में बेचेंगे तो और भी फायदा होगा। रुक्मिणी को कुमारी का ये उपाय अच्छा लगता है, इसलिए दोनों घर जाकर सारे कच्चे आम तोड़ लेते हैं और अगले दिन बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। तब एक महिला उनसे कच्चे आम खरीदने के लिए आती है और कुछ सोचकर चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। ऐसे क्यों लौट रही हो कहकर रुक्मिणी पूछने पर वो महिला इस तरह से जवाब देती है। कच्चे आम सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर मैं इन पैसों को बचा कर रखूं तो मेरे बच्चे रात को कुछ अच्छा खा पाएंगे। हम और बाकी गांव वाले पिछले कुछ दिनों से सूखी रोटी पर लाल मिर्च लगाकर खा रहे हैं। हम भी इसी तरह की मुसीबत से गुजर रहे हैं, इसलिए कोई काम करना चाहिए कहकर ये व्यापार कर रहे हैं जी। ऐसे कहते हुए रुक्मिणी अपनी दुकान उठाकर वहाँ से वापस घर लौट जाती है। उसके साथ कुमारी भी आती है। उसके बाद कुमारी कहती है कि हम जाकर ये व्यापार करते हैं, लेकिन रुक्मिणी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। नहीं कुमारी, हम इन कच्चे आमों को मिर्ची नमक लगाकर खाने के लिए नहीं बेचेंगे। हम इन कच्चे आमों का अचार बनाएंगे और अचार का व्यापार करेंगे। ऐसे कहते हुए रुक्मिणी अचार बनाने लगती है। कुमारी भी बिना कुछ कहे अपनी भाभी की मदद करती है। ऐसे दोनों मिलकर उन सारे कच्चे आम को अचार बनाते हैं और बाजार में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। अचार ले लो अचार, सालों तक चलने वाला स्वादिष्ट अचार।
क्या सच में ये अचार स्वादिष्ट है? बेचते वक्त सभी ऐसे ही कहते हैं। खरीदने के बाद अक्सर धोखा ही खाते हैं। धोखा मत खाइए भाई साहब, अचार खाकर पसंद आने पर ही ले लीजिए। ऐसे वो आदमी अचार चख कर देखता है, उसे बहुत पसंद आता है और अपने साथ थोड़ा सा अचार को खरीद कर लेकर जाता है और साथ में उसके जान पहचान वालों को भी बताता है। ऐसे रुक्मिणी और कुमारी का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। मुझे आप पर विश्वास था भाभी, इसलिए मैंने कभी आपसे सवाल नहीं किया। ये अचार तो खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? और अचार बनाएंगे। इस बार अचार को डिब्बे में भरकर उस पर अपना नाम लिखकर व्यापारियों से दूसरे गांव में बेचेंगे। जितने भी डिब्बे बिकेंगे उनमें से 30% व्यापारियों का और 70% हमारा होगा। ऐसे अचार बनाकर डिब्बों में भरकर व्यापारियों को देते हैं रुक्मिणी और कुमारी। व्यापारी उनके अचार को हर गांव के बाजारों में और दुकानों में बेच कर आते हैं। सबको उनका अचार पसंद आता है और उनके अचार की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए रुक्मिणी और कुमारी अचार बनाने के लिए कुछ लोगों को काम पर लगा लेते हैं। क्या बात है भाभी, कौन सी सोच में डूबी हो? मेरी शादी पर मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ ये एक पौधा देकर तुम्हारी बाई के साथ बेच दिया था। आज वही पौधा पेड़ बनकर हमें धनवान बना रहा है।